नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट ऑल टाइम हाई टच हुआ था, 23,100 पहुंच गया था। लेकिन बाद में एंड में एक अच्छी खासी गिरावट आई और मार्केट है ना नेगेटिव चला गया। क्या रीजन था? एक सिंपल रीजन है कि इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और काफी लोगों को लग रहा है कि चलो थोड़ा लाइट वेटेड हो जाए इलेक्शन रिजल्ट से पहले। 4 जून को जो नेक्स्ट ट्यूसडे रिजल्ट है उससे पहले थोड़ा लाइट वेट होना चाहते हैं, क्योंकि अभी ट्रेडिंग सेशन बचे कितने हैं आज का छोड़ के, तो ऑलमोस्ट नो सिर्फ 4 ही सेशन बचे, इसलिए नहीं 5 सेशन बचे, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है यहाँ से। लेकिन एज ए इन्वेस्टर नो हमें क्या करना है, हमें तो वही है कि अच्छे स्टॉक्स लेने हैं। और आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ से मार्केट कैसे लग रहा है। ऑल्सो मैं आपकी काफी सारी क्वेरीज जो आई है कल के वीडियो में वो मैं आंसर करने जा रहा हूँ। और गाइज अगर आप चाहते हो कि आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए और सब्सक्राइब और लाइक चैनल जरूर करिएगा। चलो तो बात करते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो आया है सबके लिए कि आपने देखा है कि पिछले 6 महीने से खास करके लास्ट एक महीने में तो पीएसयू स्टॉक और डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली वापस दिखी है। बीच में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, लेकिन अभी रैली वापस दिखे, तो क्या ये सस्टेनेबल है और क्या यहाँ से बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो इस क्वेश्चन का जवाब एक सिंपल है कि हाँ, अर्निंग्स अगर आएगी तो ग्रो होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो मोदी जी ने बोला है कि भाई पीएसयू डिफेंस और वो सब आगे बढ़ेंगे, रिन्यूएबल्स बढ़ेंगे, रेलवेज बढ़ेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किस तरह से ये रिजल्ट दे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इस बार क्या देखा है, इस बार अगर आप बात करो तो Q4 रिजल्ट की बात करें तो डिफेंस ने तो काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। एचएएल की बात करें, बीएल की बात करें और काफी सारे अदर स्टॉक्स ना, तो उन्होंने एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, जिसकी वजह से एक री रेटिंग हुई है। देखो दो चीजें, एक चीज होती है कि जस्ट एक ब्लफ है, नॉट ब्लफ बट नो एक्सपेक्टेशन है कि ये सब स्टॉक आगे बढ़ेंगे और उसके वजह से भी स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। जहां पी एक्सपांशन होता है, जहां लोग समझते हैं कि हाँ भाई उनको ज्यादा स्टॉक को प्रीमियम देना चाहिए क्योंकि आगे जाके ये स्टॉक्स बढ़ेंगे। और दूसरा होता है अर्निंग्स में रिवाइवल। तो यहाँ क्या हुआ है कि डिफेंस में तो नो डाउट एक्सपेक्टेशन तो है फ्यूचर, लेकिन अर्निंग्स का भी रिवाइवल हुआ है और कुछ कुछ स्टॉक में तो बहुत अच्छा डबल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसके वजह से क्या होता है कि मार्जिन सस्टेन हो जाते हैं और जो भी वैल्यूएशन आप देते हो वो जस्टिफाई होता है, क्योंकि अर्निंग्स भी आ रही है। ये चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखो सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, पी एक्सपांशन हो रहा है या वैल्यूएशन एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो कभी सस्टेन नहीं होता है। तो डिफेंस में यस ये चीज हो रही है। इवन पीएसयू की बात करें, खास करके पीएसयू बैंक्स की बात करें, तो पहले लास्ट एक साल में ना काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स ना काफी भागे थे। इवन बैंक्स भी बहुत भागे थे। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेड ये सब चीप स्टॉक थे। ओके, यानी अगर आप उनकी वैल्यूएशन की बात करें ना, बिलो 1 प्राइस टू बुक वैल्यू में अवेलेबल थे आज से 1 डेढ़ साल पहले। ओके, और अभी ये कुछ डेढ़ के आसपास आए, कुछ तो अभी भी 1.2 1.3 में चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरह से ना वहाँ बुक वैल्यू में भी चेंज है, क्योंकि उनका रिजल्ट भी अब अच्छे आने लगे, क्योंकि इनके एनपीए भी नीचे जा रहे हैं। तो जब एनपीए नीचे जाता है और जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, आपको आप री रेटिंग होने लगती है। तो मोस्टली पीएसयू बैंक्स में आप देखो एक री रेटिंग हुई काफी सारे बैंक्स में। और उसके वजह से क्या हुआ कि जो प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स का था जो वैल्यूएशन गैप था, वो एक शॉर्टर होते जा रहा है। अब जैसे वो शॉर्टर होता जाता है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द पीएसयू बैंक्स। ओके, तो इसलिए ये स्टॉक्स प्राइस बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप बात करोगे कि भाई आप बात करें तो सेल क्यों बढ़ रहा है या ओएनजीसी वहां से भी वैल्यूएशन गैप का ही है। लेकिन देखो, अब साइक्लिकल स्टॉक्स लोगे और एक होता है बैंक्स, उसमें भी बहुत डिफरेंट होता है। एक साइक्लिकल स्टॉक होता है जिनका एक साइकिल रहती है, जब साइकिल गिरेगी तो ये भी गिरे। अभी मेटल साइकिल बहुत चल रही है अच्छी, इसलिए आप देखो एम ऑयल देन हिंडाल को देख लो या आप सेल देख लो, वो सब अच्छे। चलो हिंडाल को तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन हिंडाल को सॉरी सेल देख लो, आप मोइल देख लो, वो सब स्टॉक्स काफी बड़े हैं, काफी बड़े, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि मेटल रैली हुआ है और उसके वजह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े, बहुत कुछ बढ़ा है, इसके वजह से ये स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। जब हम बात करते हैं पावर स्टॉक्स क्यों बढ़े पीएसयू के, जैसे एनटीपीसी हो या आरईसी हो या आईआरडीडीए हो या वो सब, क्योंकि वहां भी एक अच्छा खासा कंजम्पशन है। देखो अगर कल की ही बात करें, आई थिंक ये मई में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया जिस तरह का पावर कंजम्पशन पर डे था। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन पावर कंजम्पशन काफी हो रहा है और काफी सारे पीएसयू कंपनीज भी रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं। देखो ये
जो रिन्यूएबल एनर्जी जो टर्म है ना, वो एक बंदे का काम नहीं है। एक बंदा पूरा चेन सिस्टम में ना ला नहीं सकते, क्योंकि हमारा कहते हैं ना कि डिमांड इतना बड़ा है। तो अगर वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना आपको सभी को, पीएसयू प्राइवेट और सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और यहाँ एनटीपीसी हो या एनएचपीसी हो या ये सब भी बेनिफिट ले रहे हैं, आरईसी और आईआरडीडी है वो फाइनेंस में बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये सब कंपनीज को बेनिफिट दिख रहा है आगे जाके, और इसलिए आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी 1.5 गुना 2 गुना से ज्यादा हो चुके हैं, और चांसेस है कि ये आगे रहेगा। अब ये बात करते कि ये मैंने कुछ सेक्टर की बात की जहाँ पीएसयू, लेकिन क्या आगे जाके ये रियली सस्टेनेबल है? तो दो तरह से है। एक तो शायद ये गवर्नमेंट वापिस आए, जो चांसेस ज्यादा है। देखते हैं, अगर ये जो मोदी जी ने बोला है कि हम लोग 400 पार करेंगे, 400 पार, अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। आपको वो, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने आज सुबह ही वो वीडियो रिलीज किया था। मैं लिंक आपको चैट बैक दे दूंगा, वहां आप उससे देख लेना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 400 पार होगा तो एक अच्छी खासी रैली थी, लेकिन 400 से नीचे भी हो, एनीथिंग 350 प्लस नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, अगर ये पीएसयू और डिफेंस या पावर स्टॉक्स ले ले, या रेलवे स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं, अच्छा रेलवे रह गया था, चलो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो रेलवे स्टॉक्स की भी अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको भी पता है जो मेट्रो मेट्रो से ज्यादा ये बुलेट ट्रेन और जो भारत की जो ट्रेन है वो काफी ट्रेनर बनने वाली है आगे जाके, इसलिए रेलवे पे काफी काफी फोकस है। तो ये सब सेक्टर जो आगे बढ़ने वाले हैं वो डिपेंड्स है, ये सब कुछ लाया कौन है? वो है मोदी सरकार लाया। अगर मोदी सरकार रिपीट होती है तो चांसेस ज्यादा है कि इनका जो बुल रन है शायद कंटिन्यू रहेगा। जस्ट वही है कि आपको देखना है कि आप कौन से वैल्यूएशन में एंटर कर रहे हो। अगर आप बहुत ही ऊपर के लेवल में अगर एंटर कर रहे हो तो क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो स्टॉक्स इतना बढ़ता है तो आपको इतना कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप वैल्यूएशन कंफर्ट के साथ एंटर करोगे वो बहुत बेहतर रहेगा। तो चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से भी डिफेंस और वो सब, क्यों डिफेंस की बात करें गाइस, मोदी जी ने बोला है कि हमें ना बहुत ही आगे बढ़ना है डिफेंस, और हमें नेट एक्सपोर्टर बनना है। अभी तक तो हम लोग नेट इंपोर्टर थे, करेक्ट। तो इसलिए इन सब कंपनियों का स्कोप बहुत ही बड़ा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि अगर हम लोग नेट एक्सपोर्ट करते हैं तो चांसेस बहुत है ना कि यहाँ से भी हमको फायदा हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी भी हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर आप कोई भी बात कर लो, इवन पीएसयू की बात कर लो, इवन हम लोग बात कर ले अगर डिफेंस की, और अगर हम लोग ग्लोबली जा रहे हैं तो फायदा बहुत है। तो डिफेंस में ग्लोबली जाने की बात करें, वो उनका बेसिकली एक प्लस फैक्टर है। जबकि अगर आप बात करो बैंकिंग हो या वो सब, वो साइक्लिकल स्टॉक से थोड़े लिटिल बिट मोर देन दैट, मेटल ज्यादा साइक्लिकल है। लेकिन हाँ, ओवरसीज एक्सपेंशन आई डोंट थिंक वेदर दे डू इट। एक बहुत ही एक ही बैंक ने ज्यादा ओवरसीज एक्सपेंशन किया हो तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, बाकी सब बैंक्स कर नहीं पाई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरा एनालिसिस के बाद एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास पीएसयू स्टॉक्स हो या डिफेंस स्टॉक्स हो, आप बने रहे इस सब स्टॉक्स में। इवन रेलवे स्टॉक्स की बात कर लूं, पावर स्टॉक्स की बात करूं, एक बार देख लो 4 जून को रिजल्ट क्या आ रहा है। मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मोदी सरकार वापस आएगी। अगर ये सरकार कंटिन्यू हो रही है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसमें तेजी बरकरार रहेगी। अनलेस अनलेस किसी कंपनी ने रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है और वो स्टॉक भाग रहा है, तो एक प्रॉब्लम है, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वो बहुत गिर। तो इसलिए आप जो भी स्टॉक में डालो, आप पीएसयू में डालो या डिफेंस में डालो, रेलवे में डालो या कहीं भी डालो, उसका वैल्यूएशन देख लेना, बहुत एक्सपेंसिव मत है। क्योंकि ये सब स्टॉक्स है ना अभी अपने हाई पी रेशियो और सबसे हाई वैल्यूएशन में चल रहे हैं। और जब ये इतने हाई वैल्यूएशन में चलते हैं ना, एनीथिंग फॉल इन द अर्निंग्स एक बड़ा फॉल ला सकता है इन सब कंपनी में। तो प्लीज प्लीज कीप दैट इन माइंड बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी पीएसयू और डिफेंस स्टॉक। चलो, तो ये बात थी आज के फ्लेवर की, और जो मैं बताना चाहता। अब हम लोग काम करते हैं कि आपके क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं वो ले लेता हूँ। अगर आप चाहते हो आपके भी स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन, सेक्टर रिलेटेड एनीथिंग है, मैं आपको जवाब दूँ, तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस गाइस, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। मिस्टर जतिन अग्रवाल 2446, जय कुमार इंफ्रा कैसा है, शैल वी इन्वेस्ट इन दैट? जय कुमार इंफ्रा, देखो ये स्टॉक बहुत पुराना है, और ये स्टॉक मैंने बहुत पहले से भी ट्रैक किया था, लेकिन समहाउ 10 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप आया है 1 साल से,
और वो मुझे जितना पता है वो 250 से 650 के ऊपर चला गया ये स्टॉक 1 ही साल में। 10 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर आप इंफ्रा की बात करें ना, कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, 1 साल पहले ये कोई स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन पिछले 1 साल से इंफ्रा स्टॉक्स में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी आई है। खास करके पीएसयू के इंफ्रा स्टॉक्स में जय कुमार पीएसयू नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन ओवरऑल इसका प्रॉफिटेबिलिटी ओके टाइप्स रहा है। ओवर द अगर आप देखो ना, सेल्स 10% से बढ़ा है, तो प्रॉफिट भी 10% से बढ़ा है। डिसेंट प्रॉफिट है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है। तो अभी अगर आप लोग बात करें तो करंट ईयर में भी ना 3 गुना बढ़ गया है। तो क्या कहते हैं कि वो एक स्टॉक अगर अभी भी अगर मैं बात करूँ तो उसका पी कुछ 15-16 है। तो ओवरऑल अभी भी ये सस्ता है, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी कितना देगा वो आगे जाके देखना है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दी है, तो काफ़ी सारा जो वैल्यूएशन गैप था वो जस्टिफाई हो चुका है। लेकिन हाँ, 16 का पी अभी भी थोड़ा कम है। तो ओवरऑल अगर आप और रहना चाहते हो तो रह सकते हो जतिन जी थोड़े टाइम के लिए मोर। बाद में एक बार इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप सोच सकते हो इस स्टॉक में। मुझे लगता है कि काफ़ी बेटर है इंफ्रा स्टॉक से कंपेयर टू जय कुमार इंफ्रा। अगेन गाइस, आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे सब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। आप खुद अपना रिसर्च कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। प्लीज कीप दैट इन माइंड। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक मिनट जस्ट, हाँ, सीजी बसवराजू, are FI shifting from India to Japan? And no, over the regularly वो लोग कह रहे हैं कि 2015 से 2014 में सिर्फ 1920 में उन्होंने नेट बनाए थे, बाकी वो सैलरी रहे। देखो सीजी हो सकता है वो शिफ्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिफ्ट हो रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखो एक दो दिन से ना उनके शॉर्ट पोजीशन काफी कम हो गए, और मुझे तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि दे विल बी मिसिंग आउट सच अ बिग रैली। आई थिंक एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और उनको जब कंफर्मेशन मिल जाता है, हाँ भाई यही सरकार नेक्स्ट 5 साल के लिए वो लोग आएंगे, देखो उनको भी ग्रोथ को चेस करना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जापान शिफ्ट हो रहे। हाँ, थोड़ा पार्ट थोड़ा सेगमेंट अगर शिफ्ट हो रहा है तो इट्स ओके ना, ये इनका काम है। एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी शिफ्ट होते प्रोवाइडेड द where the bigger opportunities. But I think India is a bigger opportunity for now and for tomorrow. FIR are bound to come. देखो वो कब आएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन आएंगे जरूर। एंड मेरे हिसाब से तो इन अ बिग वे। इसलिए अगर FIR DII अगर दोनों ने बाय करना चालू किया, आई थिंक देयर आर मच मच बेटर टाइम्स अहेड अप टू अस। तो काफी मार्केट भी रिकवर होगा और मार्केट भी काफी ऊपर जा सकता है। चलिए, देन होप सीजी मैंने आपको आंसर दे दिया होगा। सतीश पावरधन 9607, व्हाट आर व्यूज ऑन सीमेंस? सीमेंस बहुत ही अच्छा काम किया है इस ये कंपनी ने। पिछले अगर मैं 4 साल की यानी स्टॉक प्राइस के बारे में बात करूं, पिछले 4 साल में वो 7 गुना बढ़ गया है। ओके, पिछले 1 साल में भी काफी अच्छा बढ़ गया है। और अगर मैं बात करूँ तो उसने 54% CAGR से रिटर्न दिया है, विच इज एक्सेप्शनल फॉर एनी कैपिटल गुड्स कंपनी। हम लोग हमेशा मानते थे जो भाई कैपिटल गुड्स कंपनी एक साइक्लिकल होती है, उसमें उनका कैपेक्स बहुत लगता है, तो उसमें बहुत कंपाउंडिंग नहीं होता है, लेकिन सीमेंस हैज प्रूवन लॉन्ग। इनफैक्ट लेकिन इसमें क्या हुआ कि इनका पी भी अभी 100 के ऊपर चला गया। अगर हम लोग बात करें कि पिछले 3 साल से इनका सेल्स जो है 22% से ग्रो हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी 36% से ग्रो हुआ है। दैट शोज दैट देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी। उन लोगों ने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी काम किया और काफी काफी अच्छे इस तरह से उनको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। अगर ये इलेक्शन के बाद प्रोजेक्ट को बूस्ट मिल रहा है, इंफ्रा को बूस्ट मिल रहा है, तो आई थिंक सीमेंट्स विल डू वेल। मेरे हिसाब से आई थिंक सीइंग द ट्रैक रिकॉर्ड और आगे जाके भी मुझे लग रहा है उनको अच्छे खासे अवार्ड्स भी मिले, अवार्ड्स यानी कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड्स मिलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो आई थिंक एज ए इन्वेस्ट आई थिंक सीमेंट्स इज अ स्टॉक नो जहां आप रुक सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन हाँ, अगेन खुद का रिसर्च करके बाद में इन्वेस्ट करना। बट ओवरऑल सिनेरियो मुझे सीमेंट्स का काफी बेहतर लग रहा है कंपैरेटिवली। इवन का देखो, मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड स्टॉक की बात करें या एबीबी की बात करो, सीमेंट्स की बात करो, ये सब 100 के पी पे चल रहा है, विच इज अ क्वाइट अ हाई पी। एंड ओवरऑल उसके वजह से थोड़ा डर रहता है। बट देखो यार, कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेंड आपके फेवर में आ जाता है। अगर ट्रेंड आपके फेवर में हो तो मेरे हिसाब से उससे
छेड़खानी खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बने रहे, आगे जाके आप देख सकते हो क्या करना है इसमें। रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। अच्छा देन दूसरा एक क्वेश्चन है कि हाँ, अशोक कुमार मेघराज 3674 प्लीज रिव्यू आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री आपको पता है केमिकल स्टॉक है, 3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है आपको। 3 साल से ना तो सेल्स में बढ़ोतरी है, 3 साल से ना तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। ओवरऑल हाँ, स्टॉक प्राइस थोड़ा बढ़ा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 3 साल से परफॉर्म नहीं क्यों नहीं किया है? क्योंकि यूएसए यूरोप ठंडे पड़े हुए हैं। एंड आई थिंक इन सबका प्रॉब्लम पूरे केमिकल सेक्टर का यही है कि ना काफी वो लोग का एक्सपोर्ट रहता है, और जब ये सब इकोनॉमी ठंडी होती है तो इन सब का प्रॉब्लम रहता है। तो एक अच्छा खासा यू टर्न आया, लेकिन इस लेवल पे अगर मैं स्टॉक के प्राइस की बात करूँ ना, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ा हाई इसलिए लगता है क्योंकि ये प्राइस पकड़ के बैठे हैं। लेकिन अगर हम लोग 3 साल का सीएजीआर देखूं तो मैं ऑलमोस्ट 12% से सेल्स है, विच इज नॉट सो ग्रेट, और प्रॉफिट तो नेगेटिव जा रहा है। तो अगर मैं आरती इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो आपको तो एक ही चीज है कि अशोक जी आपको वेट करना पड़ेगा कुछ क्वार्टर्स के लिए, जब तक एक रिवाइवल नहीं आता है केमिकल इंडस्ट्री में। अगर रिवाइवल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रिवाइवल नहीं आता है तो ये टाइम थोड़ा लंबा खींचेगा। सो कीप दैट इन माइंड एंड देन ओनली इन्वेस्ट इन आरती इंडस्ट्री। अगर है तो 1-2 क्वार्टर रुकिए। मेरे हिसाब से जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा यूएस एंड यूरोप में, एक डिमांड पुश आएगी, और वो डिमांड पुश की वजह से भी क्लोथिंग और वो सब में काफी डिमांड आएगी। तो एट द एंड आरती इंडस्ट्री इन ऑल द केमिकल स्टॉक्स विल डू वेल, एंड इट इज लाइक अ इट्स लाइक अ ट्रेंड। अभी जब जब आपको पता है 4-5 साल पहले एक बड़ा केमिकल स्टॉक का मेगा ट्रेंड चल रहा था, बाद में एक रिवर्सल आया, पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं किया है। वापिस एक मेगा ट्रेंड आ सकता है फ्यूचर में, लेकिन फिर आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो जा सकते हो, and keep this in mind. Okay, चलिए विनय कांकरिया 8846, what is your view on signed? ओके, एंड क्या करना चाहिए? आई थिंक साइंड में तो मेरे हिसाब से बने रहो, क्योंकि देखो आईटी इंडस्ट्री ओवरऑल पूरा डाउन है, ऐसा नहीं है कि अकेला साइन डाउन है। आप कोई भी आईटी स्टॉक्स देख लो, डाउन है। ओके, और साइन का प्रोस्पेक्ट्स मुझे अच्छा लग रहा है। एंड ओवरऑल गाइस देखो, ये एक एक ट्रेंड की बात है, जब ये ट्रेंड रिकवर होगा आईटी स्टॉक्स का, ये सब रिकवर होंगे। लेकिन उसके लिए जैसे केमिकल की बात करो, वैसे मैं आईटी की बात करूँ, आपको राह देखनी पड़ेगी, पेशेंटली राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन में हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी बेटर, नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। सो थोड़ा टाइम देके अगर आपको रहना है तो इस स्टॉक्स में रह सकते हो। साइंट मेरे हिसाब से आगे जाके रिकवरी आएगी, बिजनेस मॉडल सही है, सब कुछ सही है। इवन आईटी कंपनी ओवरऑल ओवरऑल उनके बिजनेस मॉडल सही है, सर्विस ओरिएंटेड है। लेकिन वही है कि जब डिमांड में ही प्रॉब्लम होती है तो इन सब स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, नो, इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। तो विनय, नो, यू कैन जस्ट होल्ड इट, एंड होपफुली आगे जाके बढ़ोतरी आ सकती है। राजेंद्र राजेंद्र दिमंती 1201, as well as SEBI approved research analyst, can you give us few good sector to invest? गुड सेक्टर में मेरे हिसाब से ना ये सब सेक्टर्स में जैसे बैंकिंग है, इवन आई विल गो फॉर आईटी आल्सो। आई थिंक आईटी नेक्स्ट 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि वो एक बॉटम आउट प्रोसेस में है। फिर एफएमसीजी रहेगा, ऑटोमोबाइल रहेगा, डिफेंस रहेगा। ये कुछ सेक्टर आप दिमाग में रख सकते हो आगे जाके तो इन्वेस्ट करने के लिए। तो राजेंद्र, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि हमें ऐसे सेक्टर में जाना है जहाँ साइक्लिकलिटी कम हो और जहाँ कंपाउंडिंग ज्यादा हो। तो आई थिंक ये सब सेक्टर्स में आप सोच सकते हो। पंकज जैन बोल रहे हैं कि 5167 दैट 80-20 इज द बेस्ट। 80-20 वो ये बात करे कि जैसे इलेक्शन में कैसे पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर कर बात हो रही थी, तो उसमें गाइस मैंने एक आपको बोला था कि नो देयर आर 3 सिनेरियोज में। आप चाहे तो मैं वो लिंक आपको दे दूंगा, जैसे ये सैटरडे रिलीज किया था कि कैसे पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। एंड अगर आपको एग्रेसिव अप्रोच करना है तो आप बेसिकली कह सकते हैं ना कि इंट्राडे को डेरिवेटिव्स ये वो करके एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो करो, और या तो रोडपति या तो करोड़पति, दोनों में से एक हो सकता है। अगर आपको मॉडरेट अप्रोच करना है तो 80-20% रख सकते हो। 80% अभी इन्वेस्ट करो, 20% इलेक्शन के रिजल्ट के बाद करो,
तो एक मॉडरेट अप्रोच होता है, और एक होता है कि बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच, जहाँ 50% अभी डालो और 50% बाद में मार्केट के बाद डालो, रिजल्ट के बाद डालो, 4 जून के बाद, वो भी आप कर सकते हो। दैट डिपेंड्स आपको क्या करना है, लेकिन आप पंकज जैन कहिए कि भाई 80-20 इज द बेस्ट। ओके, then Pranay Kumar 9540 के LTCG should be removed, preferably at least reduced 5% in STG 10%। ये इस बारे में बात की मैंने, एक शॉर्ट डाला था कि LTCG को क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए या कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, उस पर बात थी। तो उन्होंने का कहना है कि वो 10% से 5% करना चाहिए, और STG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 10% करना चाहिए। अब देखो, ऑफ कोर्स सब लोग अपना राय तो दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट क्या है, मेरे हिसाब से वो लोग कभी भी LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम नहीं करेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है कि अभी मोर एंड मोर लोग मार्केट में आ रहे हैं, एंड आई थिंक थिंग्स आर फेवरेबल टू देम ओनली टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू पॉसिबल। तो उसके वजह शायद ये लोग नहीं करेंगे, बट हाँ, बोलने में क्या है, और शायद हमारी बात सुन रहे तो आगे जाके करें। लेकिन हाँ, अगर 5-10% का जैसे LTC 5% किया, मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल 10% इज अ क्वाइट अट्रैक्टिव थिंग। सो गाइस, यही बात ही आज तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपके और कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग स्टॉक सेक्टर रिलेटेड, कुछ भी हो, टैक्सेशन रिलेटेड या कुछ भी हो, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड आई ट्राई कि मैं हर रोज आपको मार्केट आवर्स के बाद आऊँ और आपको ओवरव्यू दूं, और ऑफ कोर्स आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर गाइस हम आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारा रिसर्च सही है, तो मैं कमेंट बॉक्स में मैं डालाऊंगा लिंक, आप वो अटेंड कर सकते हो। ओके, ये वीक हम लोग एक कर रहे हैं सेशन, तो जो चाहे तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। So see you then, guys. Thank you very much, and I'll see you soon in the next. Bye bye.